नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत पांडे जी, नमस्कार। सूद साहब, बीजेपी में नए प्रेसिडेंट को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि जेपी नड्डा साहब जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अभी वो एक्सटेंशन पर है। 15 दिसंबर तक उनका कार्यकाल है, उसके बाद नया अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर 3-4 नाम इस वक्त लाइमलाइट में है, जैसे एक भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, आपके शिवराज सिंह चौहान हैं, और ओम बिरला है। कुछ और भी नेता हैं, कई नेता हैं जो सामने आ रहे हैं। अब बीजेपी किसको बनाती है, ये तो उसके ऊपर है। और इसको लेकर बीच में ऐसा भी सुना गया था कि आरएसएस के फेवरेट कोई और है। ये शिवराज सिंह आरएसएस के फेवरेट हैं। दूसरी तरफ मोदी जी के फेवरेट कोई और है, मोदी और अमित शाह के। तो आपको क्या लगता है, इन चर्चाओं के बीच ये अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है? कौन हो सकता है? कोई सरप्राइज देगी बीजेपी इस बार? देखिए, सरप्राइज तो हमेशा रहता है मोदी जी के काम में। जी। एक्चुअली नड्डा साहब का टेन्योर हो चुका पूरा, और नड्डा साहब की कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी जब उन्होंने आरएसएस के ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दी थी कि हम आरएसएस के बगैर भी इलेक्शन जीत सकते हैं, जिसको उनको कहने की कोई जरूरत नहीं थी। और अभी वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के कुछ डिफरेंस आ रहे थे। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी और आरएसएस आपस में खींचतान चल रही थी। मोदी कोशिश कर रहे थे सोल्यूशन करने का इसको, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई आपकी रामलला के टेंपल में, अयोध्या में, तो मोदी स्पेशली आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को वहां पे लेके गए, और मंदिर के अंदर सिर्फ पीएम मोदी और वही थे, और वहां पे पूरे तरीके से काम किया जा रहा था, पूजा की जा रही थी। और इससे पीएम मोदी एक सिग्नल दे रहे थे कि आरएसएस के चीफ को मतलब ढीला लाने की कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि आप हमारे क्लोज हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही थी। आपने देखा यूपी इलेक्शन के अंदर किस तरीके से आरएसएस का रोल था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। फिर बीजेपी को आरएसएस की वजह से बहुत बार नुकसान हुआ, और नड्डा की जो स्टेटमेंट थी उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं बीजेपी को। और बीजेपी के जितने भी लीडर हैं ज्यादातर वो आरएसएस को बिलोंग करते हैं। फिर मोहन भागवत अपने ईगो लेके बीजेपी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे? जब इनको लगा कि यहाँ तो अगर हम झगड़ा करते रहेंगे आपस में, तो यहाँ तो मुस्लिम ऊपर रूल कर जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे। और यूपी के इलेक्शन पे बात क्लियर हो गई थी कि इसी झगड़े की वजह से वहां पे अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें मिली, और ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को, जिससे हिंदुओं को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि बाद में दोनों के बीच में डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गए, और आरएसएस ने 4 नाम दिए थे बीजेपी को कि कौन कौन होने चाहिए इसके आरएसएस बीजेपी के चीफ। इस पे चर्चा चल रही थी बहुत देर से, नड्डा को हटाने की बात थी, क्योंकि नड्डा अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, और इस पोस्ट पे पहले एल के अडवाणी भी रह चुके हैं। फिर जोशी साहब जो अडवाणी के बहुत क्लोज है, मनोहर लाल जोशी, वो भी रह चुके हैं। फिर आपके जो अमित शाह वो भी रह चुके हैं। फिर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो भी रह चुके हैं। और राजनाथ सिंह के टाइम में बीजेपी को पीएम मोदी को प्रमोट किया गया था एज ए पीएम, और पीएम मोदी उसके बाद पीएम बन गए इलेक्शन जीत करके। अगर पीएम मोदी तब इलेक्शन ना जीते तो बीजेपी कभी भी पावर में ना आती। लेकिन आज फिर इस पे चर्चा हो रही है, शिवराज सिंह चौहान का नाम दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान सीएम थे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में उन्होंने बड़ी अथॉरिटी से रूल किया। अच्छा उनका कंट्रोल था, अच्छे वो वर्कर हैं, और अच्छी उनकी ऑर्गेनाइजेशन पावर है। बीजेपी ने उनको हटा दिया, और हटाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से इस तरीके से काम किया कि बीजेपी दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर पावर में आ गई। तो उनसे आरएसएस भी खुश थी, उनसे पीएम मोदी भी खुश है, और राजनाथ सिंह को पीएम मोदी ने सेंटर के अंदर मिनिस्टर बना दिया, शिवराज सिंह को। जी। लेकिन साथ में कुछ और भी नाम चल रहे थे, जिसपे कुछ आपस में डिफरेंसेस भी थे, क्योंकि आरएसएस चाहती थी विजय राजे सिंधिया उनको बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह उनके खिलाफ है, क्योंकि विजय राजे सिंधिया कहती है कि मैं पीएम मोदी से सीनियर हूं, यानी कि मोदी से सीनियर हूं। वसुंधरा राजे कहती है कि मैं पीएम मोदी से सीनियर हूं, और इसीलिए दोनों के डिफरेंसेस हैं। इसलिए जब देखा राजस्थान में इलेक्शन हुए, जब पिछले राजस्थान में इलेक्शन हुए थे इससे पहले, उस टाइम पे वसुंधरा राजे सिंधिया के बहुत से कैंडिडेट थे, उनको काट दिया गया, और बीजेपी राजस्थान में हार भी गई। तब कांग्रेस आ गई। इस टाइम पे जब इलेक्शन हुए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को साइलेंट किया गया था, लेकिन एंड में वसुंधरा राजे सिंधिया को सेंटर में ले आए, क्योंकि उनका काफी इन्फ्लुएंस था राजस्थान के अंदर। सेंटर में ले आए तो उसको लगा कि मुझे फिर सीएम बनाएंगे। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको सीएम नहीं बनाया, बल्कि किसी दूसरे को सीएम बना दिया,
उससे तब भी नाराज थी। तो आरएसएस चाहती थी वसुंधरा राजे सिंधिया को सेंटर पे लाया जाए, लेकिन सिंधिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि सिंधिया बहुत इगोइस्ट है और 8 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाती, चाहे पीएम हो चाहे होम मिनिस्टर हो। इसलिए बीजेपी के अंदर पीएम मोदी और अमित शाह उनको पसंद नहीं करते, लेकिन साथ में कुछ और भी नाम आ रहे थे, जैसे विनोद तावड़े जो कर्नाटका से आते हैं। लेकिन अभी आपने देखा उनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, उनके ऊपर के एक फॉल्स केस बना दिया गया था पैसे लेकर के। फिर सुनील बंसल का नाम भी था, ओम माथुर का नाम चल रहा था काफी जोर शोर से, लेकिन उनको शायद अभी वो कंसिडरेशन के जोन के अंदर है। लेकिन फाइनली कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम हो सकते हैं बीजेपी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इसके अंदर गडकरी का नाम भी था, लेकिन गडकरी सीएम पीएम नहीं बनना चाहते, गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते। फिर फडणवीस का नाम भी चल रहा था, और पीएम मोदी किसी भी तरीके से फडणवीस को ये नहीं चाहेंगे कि उनको बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि फडणवीस का रोल महाराष्ट्र के अंदर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सीएम रहेंगे तो बहुत काम कर पाएंगे, क्योंकि फडणवीस बहुत अच्छे काम करते हैं, मेहनती भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं। और जिस तरीके से फडणवीस ने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को दोबारा पावर में लाए हैं, उसके लिए पीएम मोदी उनको बार बार मुबारकबाद देते हैं। और उनको आपने देखा दोबारा पीएम मोदी, जब फडणवीस सीएम थे, शिंदे के आने के बाद फडणवीस डिप्टी सीएम रहे शिंदे के नीचे, जबकि शिंदे को शिवसेना से तोड़ने वाले फडणवीस हैं, और फडणवीस ने शरद पवार की जो पार्टी है उसको भी तोड़ा है, और अब वो सीएम बन गए महाराष्ट्र के। तो पीएम मोदी चाहते हैं कि शाह चाहते हैं कि फडणवीस का सिर्फ रोल रहना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, ताकि जो वहां पे डेंजर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से या शरद पवार की पार्टी से, उसको वो वहीं पे काउंटर करते रहे, क्योंकि इस टाइप पे महाराष्ट्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आज और फ्यूचर के अंदर भी। तो फडणवीस का पीएम मोदी चाहते हैं, शाह चाहते हैं उनका रोल लिमिटेड रहे महाराष्ट्र के अंदर और वहां पे काम करें। तो इसलिए एक जो नाम चल रहा है सबसे आगे इस टाइम पे, वो चल रहा है आपका प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर है, बड़े एफिशिएंट मिनिस्टर। हाँ जी, मिनिस्टर है, बड़े एफिशिएंट मिनिस्टर है। इनके फादर बीजेपी के अंदर पहले से हैं, और इनके फादर मिनिस्टर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। धर्मेंद्र प्रधान इस टाइम पे सेंटर में भी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इनका नाम तब आगे उभरा जब हरियाणा में इलेक्शन हुए, और हरियाणा के इलेक्शन के टाइम में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ज्यादा मेहनत की, और ये इवन लोअर कैडर के लोगों से मिले, कैडर के हर एक कैडर के लोग का नाम जानते हैं, हर एक आदमी का नाम जानते हैं जिनसे इनकी मुलाकात होती है, मेमोरी बहुत अच्छी है। और धर्मेंद्र प्रधान जब हरियाणा में थे तो वहां पे इवन जो बीजेपी के एंटी बीजेपी लोग थे, बीजेपी छोड़ के चले गए थे, जिनको टिकट नहीं मिली, उनके साथ भी उन्होंने कंटेक्ट मेंटेन करके रखा। हरियाणा में बीजेपी के जीतने के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान को बहुत ज्यादा क्रेडिट भी दिया जाता है, और ये रूट लेवल पे काम करते रहे, यानी कि नीचे नीचे काम करते रहे, और साथ में इनका बहुत ज्यादा रोल भी रहा इलेक्शन और उसके बाद भी। जो कोई बीजेपी के लोग थे जो पावर में नहीं आ सके, जो बीजेपी ने जिनको टिकट नहीं दिया, वो भी इलेक्शन जीत गए। जब वो इलेक्शन जीते तो धर्मेंद्र प्रधान उनको दोबारा बीजेपी में लेके आए, और कुछ जो एंटी कांग्रेस के लोग थे उनको भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, और उनको भी बीजेपी ज्वाइन कराई। तो आज अगर महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनी है तो उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी आरएसएस से भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि ये एबीपीपी के मेंबर भी रहे शुरू से, यानी कि जब स्टूडेंट थे तब भी बीजेपी के साथ इन्वॉल्व थे, आरएसएस के साथ इन्वॉल्व थे, और इनके बनने से आरएसएस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा चांस बन रहा है वो इस टाइम पे बन रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, कि वो नेक्स्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे। बाकी भी ये नहीं पता कि मोदी साहब की क्या सोच है, क्या सोचते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, और उड़ीसा के अंदर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे, जब बीजेपी वहां पे पावर में आई है, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा, यानी कि बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ताकि पार्टी अपने अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके, और बीजेपी एक यूनाइटेड पार्टी अपने आप को फेस कर सके इलेक्शन के अंदर, साथ में आरएसएस भी इनके साथ रहे। तो लेकिन जो भी नाम अप्रूव किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, उसके अंदर आरएसएस की अप्रूवल ली जाएगी, क्या उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? जी सर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान एक अभी 55 साल की उम्र है और अच्छा काम करते हैं, वर्सेटाइल हैं, मेमोरी बहुत अच्छी है इनकी, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जो हरियाणा में बहुत अच्छा रोल रहा जैसा कि आपने बताया। अगर हम पूरे देश की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 240 सीटें आई। अच्छा, बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश को भी नजदीकी से जानता हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातियों में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए, अब जैसे शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान भी आरएसएस के बहुत नजदीक है, और आरएसएस का वर्क मध्य प्रदेश में गांव गांव तक है, अंदर तक है काफी।
तो क्या धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जो उत्तर प्रदेश की, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि वहां से 80 लोकसभा सीटें हैं, तो उसको फोकस करते हुए आपको क्या लगता है देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान शायद ज्यादा सूटेबल है। जी। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो वहां पे योगी अकेले संभाल सकते हैं सिचुएशन के ऊपर। मेन क्या है कि कैंडिडेट की सिलेक्शन, और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है ये न्यूट्रल है, किसी को फेवर नहीं करते, किसी को हेट नहीं करते। तो शिवराज चौहान भी मुझे लगता है काफी कैपेबल है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे तो उत्तर प्रदेश को भी संभाल पाएंगे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैंपेन करना वो बीजेपी का काम है, और बीजेपी के काम के साथ साथ मेन काम है वहां पे योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कैंपेन करते हैं उत्तर प्रदेश में, बाहर भी उनकी इमेज है, उनके साथ लोग वोट भी देते हैं, और जिस तरीके से उनका कैंपेन चलता है, जैसे इस टाइम पे कैंपेन किया उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं अगर आरएसएस वहां पे इंटरफेयर ना करे। और योगी आदित्यनाथ की इवन मोहन भागवत से अच्छे रिलेशन है, योगी आदित्यनाथ इगोइस्टिक नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान हो या शिवराज चौहान हो, जो भी होगा बीजेपी के लिए काम करेगा, क्योंकि इन्हीं का वही है कि ये इगोइस्ट नहीं है। जैसे कहा, इवन शिवराज चौहान की बात देख लीजिएगा, वो वहां पे सीएम रहे, शायद 3 बार सीएम रहे, और एक बार कहने से उन्होंने गद्दी भी छोड़ दी अपनी, और उनको सीएम भी नहीं बनाया। जो सीएम बना उसको भी सपोर्ट किया उन्होंने। उसके बाद जब सेंटर में आया तो अपनी मिनिस्ट्री को अच्छे से संभाल रहे हैं। इस टाइम पे जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी शिवराज चौहान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे किसानों की वोटें जानी थी, वहां पे शिवराज चौहान ने कैंपेन किया और उनको समझाया कि हम आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, और आपको कैसे यहाँ पे लूटा जा रहा है शरद पवार के द्वारा। और वो उनकी जो बात थी वो सीधी किसानों के माइंड में चली गई। तो शिवराज चौहान भी कैपेबल है, कैपेबल आपके धर्मेंद्र प्रधान भी है, लेकिन बीजेपी का फाइनल वर्ड होगा। क्या बात डिसीजन लेते हैं मोदी और शाह, क्या डिसीजन लेते हैं मोहन भागवत, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहन भागवत को ना तो दिक्कत होगी धर्मेंद्र प्रधान से, ना उनको दिक्कत होगी शिवराज चौहान से, और इवन किसी और को बनाया जाए तो भी उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए, उससे पीएम मोदी को शाह को दिक्कत है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया 8 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाती, और वो ईगोइस्ट है। अदरवाइज देखा जाए तो उनका बड़ा अच्छा कंट्रोल है राजस्थान के अंदर। लेकिन जो लीडर यंग ना हो, उसके लिए जगह जगह घूमना मुश्किल हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान यंग भी है और शिवराज चौहान से ज्यादा यंग है, तो उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा लगती है, और बीजेपी का काम पूरे देश के अंदर कर पाएंगे अगले इलेक्शन तक या उससे पहले। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा फोकस इस टाइम पे किया जाएगा धर्मेंद्र प्रधान पे, कि वो बीजेपी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो, और यही ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि जो मतलब आरएसएस को भी सूट करे और जो बीजेपी के अमित शाह और मोदी जी को भी सूट करे, बीच का रास्ता मतलब सर्वमान्य फैसला होगा। किसी का फेवरेट ना हो, बस वो अपनी पार्टी के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, संगठन के लिए काम करे, और वो संगठन के वो कितनी मजबूती से संभाल सकता है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में जिम्मेदारी होती है बीजेपी के अंदर। वैसे बीजेपी के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी बड़े नेता हैं जो आते हैं, वो नीचे से ही निकल कर आते हैं। वहां ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई कांग्रेस की तरह नहीं है जिसका कोई संगठन ही नहीं है पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद सूद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।